आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जो अपनी इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में पहला इंडेक्स फंड है और उस फंड का नाम है टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड। ये टूरिज्म इंडस्ट्री का पहला इंडेक्स फंड है हिंदुस्तान में। हालांकि इसका एनएफओ कल यानी 19 जुलाई 2024 को बंद हो चुका है। तो जिन लोगों ने एनएफओ पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसमें आइदर थ्रू एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट, उन्होंने डिसीजन का निर्णय ले लिया है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उसकी कि जिन्होंने एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट नहीं किया है और 29 जुलाई 2024 को ये फिर से रीओपन हो रहा है फॉर परचेज एंड परचेज। यदि कोई नए इन्वेस्टर उनके सामने ये समस्या, ये दुविधा है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज हम चर्चा करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 29 जुलाई 2024 ऑनवर्ड जब ये फंड रीओपन होगा फॉर परचेज एंड रीपरचेज, तो एक कॉमन इन्वेस्टर्स को इसके बारे में क्या निर्णय लेना चाहिए। इस फंड के बारे में आगे चर्चा करने के पहले हम इस फंड के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं, ये एक ओपन एंडेड सेक्टरल फंड है जो 8 जुलाई 2024 को ओपन हुआ था और 19 जुलाई 2024 यानी कल ये एनएफओ बंद हो गया। इसका यूनिट्स का अलॉटमेंट जो होगा आज के बाद 5 वर्किंग डेज में यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। और यदि इनके इन्वेस्टमेंट्स, इनके एंट्री लोड और इनके एग्जिट लोड या मैंडेट के बारे में बातें करें, सबसे पहले बात करते हैं एंट्री लोड। जैसे अन्य म्यूचुअल एनएफओ में होता है कि एंट्री लोड कोई नहीं लगता है, इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड इसमें 0.25% है यदि आप 15 दिनों के अंदर आप रिडीम करते हैं तो। और यदि इसके इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो 5,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट कम से कम करना पड़ेगा और 5,000 लमसम करने के बाद यदि फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है ये 1,000 रुपए है। और इस रकम के बाद 1 रुपए के मल्टीपल में कोई भी रकम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक आपको मैंडेट देना पड़ेगा अबाउट नॉमिनेशन। यदि आपको किसी को नॉमिनी बनाना है तो फिर नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा, और यदि आप चाहते हैं किसी को नॉमिनी ना बनाए तो नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसमें सामान्य म्यूचुअल फंड के हिसाब से दो कॉमन चीज हैं, प्लान एंड ऑप्शन। प्लान में डायरेक्ट एंड रेगुलर है और ऑप्शंस में ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। हालांकि यदि इसके बारे में आप जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके डायरेक्ट रेगुलर और आईडीसीएम और ग्रोथ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इनका बेंचमार्क जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड है और ये रीओपन होगा 29 जुलाई 2024 को फॉर फर्दर परचेज एंड रीपरचेज। ये एक इंडेक्स फंड है और इंडेक्स फंड है मतलब ये फंड इसको इन टोटो निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को, टीआरआई को इन टोटो फॉलो करेगा। और यदि इसके एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए पर मंथ आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे यदि आप एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं इनके फंड मैनेजर के बारे में। इनके फंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन है जो बीकॉम है, 41 साल इनकी उम्र है। इनका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 20 साल का एक्सपीरियंस है और आज के दिन में ये टाटा टाटा म्यूचुअल फंड एएमसी का ये 14 फंड को मैनेज करते हैं। और ये टाटा म्यूचुअल फंड के साथ ये जून 2021 से एसोसिएटेड हैं एज ए फंड मैनेजर। अब यदि इनके एसेट एलोकेशन की बातें करें, एसेट एलोकेशन मीन्स ये जो फंड मोबिलाइज करेंगे इसका इन्वेस्टमेंट वो कहाँ करेंगे। इनका एसेट एलोकेशन जो है 95 टू 100% ये इन्वेस्ट करेंगे, कम से कम 95% और मैक्सिमम 100 इन्वेस्ट करेंगे ये सिक्योरिटीज कवर अंडर निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि ये इंडेक्स फंड है और फॉलो करता है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स टीआरआई को। इसका मतलब निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स में जो भी फंड्स हैं जिस कंपोजिशन में, उसी कंपोजिशन के हिसाब से ये आपके फंड को मिनिमम 95% सॉरी और मैक्सिमम 100% का इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन करेंगे। और यदि 95% करते हैं तो 5% जो बचेगा वो डेट मार्केट में, मनी मार्केट में या किसी और म्यूचुअल फंड्स में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैं चर्चा की कि ये फॉलो करेगा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स की, तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि निफ्टी इंडिया टूरिज्म में क्या कंपोजिशन है, उसके बारे में बातें करते हैं। तो हम देखते हैं कि निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हैं और 30 स्टॉक्स का वेट जो है ये सेमी एनुअली
ये स्टेबलाइज होता है, रीसेट होता है, और एक स्टॉक में मैक्सिमम कैप है 20% वेट का, और ये जो सेमी एनुअली जो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब जो वेट होगा टॉप 30 स्टॉक्स जो जो होंगे निफ्टी 500 के, वो डिपेंड करेगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, और ये सेमी एनुअली रीसेट होगा, लेकिन किसी भी एक स्टॉक का कैप मैक्सिमम 20% ही होगा। अब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड है टूरिज्म का, तो हम चर्चा करेंगे कि हमें टूरिज्म इंडेक्स में आखिर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें इनकरेज करती हैं इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि हम पिछले 3 साल या 4 साल का नंबर ऑफ फ्लाइट्स की बातें करें कि कितने आदमी ने हवाई सेवा ली, तो हम देखते हैं कि 2019 में डोमेस्टिक फ्लायर जो थे इंडिया में वो 144 मिलियन थे। 2022 में चूंकि कोविड का प्रकोप था तो 123 मिलियन हो गए, और 2023 में फिर ये रिकवर करके 152 मिलियन फ्लायर डोमेस्टिक फ्लायर्स थे जो कि डिफरेंट ईयर्स में यूज किए थे हवाई सेवा। यदि इंटरनेशनल फ्लायर्स की बातें करें तो 2000 में 63.9 मिलियन फ्लायर्स ने यूज किया था एयर सर्विस। 2022 में ये जैसे कोविड का प्रकोप अक्रॉस द बोर्ड था, वहां 47 मिलियन हो गया, फिर ये रिकवर करके 2023 में 64.2 मिलियन इंटरनेशनल फ्लायर्स फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन और फॉरेन टू इंडिया इन्होंने यूज किया था एयर सेवा। अब यदि करते हैं इसके टूरिज्म इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन की बातें, तो लास्ट ईयर टूरिज्म इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 230 मिलियन यूएस डॉलर थे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि पिछले साल तक जीडीपी में टूरिज्म इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 230 मिलियन यूएस डॉलर था, जो 2024 में उम्मीद की जा रही है कि ये 253 मिलियन यूएस डॉलर हो जाएंगे। और यदि इंप्लॉयमेंट की बातें करें तो पिछले साल तक इंप्लॉयमेंट जो थी 43 मिलियन का इंप्लॉयमेंट था टूरिज्म इंडस्ट्री में, जो कि आज के दिन में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 11 जॉब में से एक जॉब जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री का होगा। अब हम बात करते हैं एक सर्वे की जो मैकिंसन कंपनी ने सर्वे किया है, और उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया है कि 2030 तक इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल मार्केट स्पेंडिंग। जैसे बताया डोमेस्टिक ट्रेवल पिछले साल 152 मिलियन फ्लायर्स ने यूज किया था एयर सेवा। तो ये कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल जो अपने देश में जो ट्रेवल करते हैं और उसमें जो खर्चे होते हैं, वो खर्चा के हिसाब से हिंदुस्तान बाय 2030 ये चौथा सबसे बड़ा कंट्री हो जाएगा। और यदि इसके रिटर्न की बातें करें, इसके रिटर्न मीन्स निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स टीआरआई का यदि उसके परफॉर्मेंस की बातें करें तो पिछले एक साल का परफॉर्मेंस 41.98% था। यदि पिछले 5 इयर्स का परफॉर्मेंस देखें तो इट वाज 19.49%, और 2018 से जब से ये शुरू हुआ था, 2005 से जब से ये शुरू हुआ था, मैंने सिंस इंसेप्शन, इसका परफॉर्मेंस 12.19% है। अभी तक हमने टूरिज्म इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की, बहुत सारी जानकारी पाई, लेकिन अब हम इसके टूरिज्म इंडस्ट्री के सामने जो चैलेंजेस हैं इसके बारे में बातें करते हैं, जो कि इसके ग्रोथ को हिंडर करता है या हिंडर करने की संभावनाएं इस फैक्टर्स के द्वारा है। तो सबसे पहला चैलेंज जो है इसमें यह ग्लोबल एंड डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज। ग्लोबली या नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेचुरल डिजास्टर्स, हेल्थ क्राइसिस टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। और ये तीनों ही मुद्दे यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, नेचुरल डिजास्टर्स और हेल्थ क्राइसिस, ये कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं, जो बहुत बड़ा चैलेंज है टूरिज्म इंडस्ट्रीज के सामने। दूसरा है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्लाइमेट चेंज के बारे में पूरा विश्व काफी सजग हो गया है, काफी अवेयर हो गए हैं, और यह मुद्दा टूरिज्म इंडस्ट्रीज पर काफी अधिक दबाव बढ़ा सकता है। तीसरा है जो चैलेंजेस है वो है टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस। वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में राइज के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो रैपिड डेवलपमेंट हुआ है, इसका ये टूरिज्म पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है नेगेटिव वे में, और टूरिज्म इंडस्ट्रीज को अपने आप इसके अनुरूप ढालना होगा। जैसे कल की बातें हैं, माइक्रोसॉफ्ट कल फेल हो गया था, तो बहुत सारे एयरपोर्ट से बहुत सारी फ्लाइटें रुक गई, कैंसिल हो गई, डिले हो गई,
तो ये सारे कारण थे टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन के बारे में। ये एक एग्जाम्पल था, ये आगे भी होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन भी एक काफी बड़ा चैलेंज है टूरिज्म इंडस्ट्रीज के सामने। उसके बाद है ओवर टूरिज्म एंड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन आइदर इन द कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड, या तो दुनिया में या भारत में जो भी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो ओवर टूरिज्म से जूझ रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले साल जब उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ की बातें यदि हुई, वो भी अब आज के दिन में, हालांकि वो रिलीजियस प्लेसेस हैं, लेकिन लोग अब टूरिज्म टाइप से भी उस डेस्टिनेशन का यूज करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ बैन लगा दिया कि पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इससे अभी नहीं जा सकता अभी एक साथ, कुछ कुछ और भी रेस्ट्रिक्शंस थे। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस जो हैं ये ओवर टूरिज्म और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के शिकार हैं। इसलिए जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वो ओवर टूरिज्म के शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण इन्वायरमेंट पे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही साथ लोकल रिसोर्सेज जो हैं उस एरिया के, उस डेस्टिनेशन के, उस पर ही काफी दबाव पड़ रहा है। अब बात करते हैं रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस चैलेंजेस की। तो ट्रैवल, हेल्थ और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस इश्यू होते हैं अथॉरिटी द्वारा, ये सारे जो रेगुलेशंस हैं ये टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए एक चैलेंज है। क्योंकि जैसे रेगुलेशंस होते हैं रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा इम्पैक्ट तो इसका आता ही आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिफोर द टूरिज्म इंडस्ट्री। और एक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, साइबर अटैक्स, जियो पोलिटिकल टेंशन। ट्रेवलर्स के सेफ्टी और कॉन्फिडेंस को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। यदि हम उदाहरण के मान पे चलें कि कश्मीर एक काफी अच्छा डेस्टिनेशन है, लेकिन यदि हमें एक भय हो कि वहाँ टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, या वहाँ साइबर अटैक की संभावना है, तो हमें लगता है कि यार वहाँ क्यों जाना है, कहीं और जाओ। तो ये भी एक काफी बड़ा कंसर्न है। तो ये सारे जो चैलेंजेस थे ये अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड चले। कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो केवल डोमेस्टिक टूरिज्म इंडस्ट्री को ही प्रभावित करते हैं। जैसे अब पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि गवर्नमेंट जो है अपने बजट में टूरिज्म इंडस्ट्री को ओवरलुक कर रहा है, और इंडस्ट्री के पोटेंशियल का पूरी तरह से लाभ उठाने और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक इनिशिएशन जरूरी है। हालांकि 23 तारीख को इस साल का पूर्ण बजट आ रहा है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो 23 जुलाई 2024 को जो पूर्ण बजट आ रहा है, उस बजट में टूरिज्म इंडस्ट्रीज में सरकार को अधिक से अधिक सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। मतलब हमें लगता है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो 23 जुलाई 2024 को फुल बजट आ रहा है उसमें सरकार टूरिज्म इंडस्ट्री पे कुछ ना कुछ सपोर्ट देगी, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान करेगी। अब अंतिम बात है कि इन सब बातों को देख के हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ये सोच रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि 29 जुलाई 2024 को ये फिर ओपन हो रहा है फॉर परचेज एंड रीपरचेज। तो अंतिम निर्णय कई बातों पे ले सकते हैं। हमने देखा कि सिंस इंसेप्शन इनका जो रिटर्न था वो 12.19% था। हालांकि पिछले एक साल में इनका रिटर्न करीब 48% के हिसाब से था। और ये जितने चैलेंजेस हैं इसके, हालांकि डोमेस्टिक फ्लायर्स, इंटरनेशनल फ्लायर्स टुवर्ड्स इंडिया, और यू कैन से टू इंडिया और फ्रॉम द इंडिया काफी अधिक बढ़ गए हैं। कोविड के बाद ये फिर रिस्टोर हो गया और आगे उम्मीदें काफी बढ़ेगी। लेकिन चैलेंजेस और इसकी अपॉर्चुनिटी दोनों को देखते हुए हमें लगता है, क्योंकि इसमें जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। बिकॉज जैसे हम बात करें रेगुलेटरी कंप्लायंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। क्लाइमेट चेंज के बारे में काफी बातें हो रही हैं, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी एक चैलेंज है। ग्लोबल डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी, हमारे देश में भी, देश के बाहर भी जियो पोलिटिकल इम्बैलेंसेस, इनस्टेबिलिटी इतनी अधिक हैं, और ये सारा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है टूरिज्म इंडस्ट्री पर। तो इन माय ओपिनियन कि हमें टूरिज्म इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इनका इंसेप्शन से 12-13% के आसपास का ही रिटर्न है, कोई ऐसा रिटर्न नहीं है, और 12-13% रिटर्न पाने के लिए बहुत सारे और भी स्कोप्स हैं म्यूचुअल फंड में जहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके साथ नहीं आना चाहिए। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का होता है, जो कि डिपेंड करता है उनके
बहुत सारे उनके परसेप्शंस पे, लाइक उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, उनके लाइबिलिटीज क्या है, क्या उम्र है, एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर। तो अंतिम निर्णय यहाँ भी आपको खुद लेना पड़ेगा। थैंक यू।